लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। बाद में किसी सदीक खान नाम के व्यक्ति ने अप्लाई की थी, जिसको 1968 में ये उपरोक्त लीज आवंटित हुई थी। उस समय उपरोक्त लीज का क्षेत्रफल था 92.9 हेक्टेयर, जिसमें सिर्फ एक बादलगढ़ के अलावा कोई भी वहाँ पे निर्माण कार्य किसी का कुछ नहीं था। उस लीज के अंदर अब जब मैं 2007 में इस लीज का मैंने ट्रांसफ़र हुई थी, उस समय भी अतिक्रमण बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमण जो पहाड़ के चारों तरफ आबादी बस गई और जो अवैध आबादी है, जिस लीज क्षेत्र है, ये सरकारी लीज क्षेत्र है, इसके ऊपर सभी लोगों ने मिलकर के जो पहाड़ के चारों तरफ है वो सरकारी क्षेत्र लगभग 100 हेक्टेयर के करीबन अवैध कब्जा कर रखा है, और जिसपे कब्जे के आधार पर फर्जी पट्टे लेकर और वो लोग अब उसको मेरे खनन कार्य को बाधा कर रहे हैं, ताकि ये अगर ये लीज बंद हो जाए तो पूरा ये लगभग 200 से 250 हेक्टेयर एरिया है, ये सारा अतिक्रमण हो जाएगा। आज खाली अतिक्रमण इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और चारों तरफ सभी जो लोग बैठे हैं वो अवैध अतिक्रमणकारी है। सारी सरकारी जमीन है, जिसको जिला कलेक्टर ने 2009 में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने भी माना कि कई लाखों करोड़ की जमीन को अवैध अतिक्रमण कर रखा है। और उसी समय कलेक्टर साहब को मैंने जब एक दरखास्त दी और अपने विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना वालों ने भी दी थी, तब एक FIR दर्ज होने का आदेश हुआ था। उसको वर्तमान में उस समय शीश राम जी ओड़ा मिनिस्टर थे, उन्होंने कलेक्टर साहब को कह के दबाव डाल के उस FIR को दर्ज नहीं करानी थी। उस FIR में था जो अवैध खरीद बेचान हुआ है सरकारी जमीन का, उनको सबको उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके और उसके सारा अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। वर्तमान समय में अब जो हालात है, इसमें मेरा लीज 2010 में बंद हुआ था। 2024-10 में बंद इसलिए हुआ था, मेरे कोई कानूनन वजह से नहीं था, मेरा नवीनीकरण पेंडिंग हो गया था। जो लीज आवंटित थी उसके हिसाब से जितना समय पीरियड था समाप्त हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अरावली में जो भी लीजें हैं उनमें नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोबारा ये रास्ता खुला कि जो लीजें अरावली में है लेकिन 2002 से पहले की है, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। उसी प्रोसेस के तहत मैंने लीज का नवीनीकरण कराया। उसी नवीनीकरण करने के बाद में मुझे जिला राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी ने मुझे वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जारी नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन सुप्रीम कोर्ट NGT में गया। NGT में मैं केस हार गया। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी, उन्होंने जो सारे फैक्ट को देखकर और मुझे वापस इन्वायरमेंट क्लियरेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार और राज्य स्तर पर्यावरण कमेटी को आदेश दिए, और लिखित में राज्य सरकार और पर्यावरण कमेटी के वकील के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम इसको जो कानूनन जो सही है उसको प्रक्रिया को पालन करके और हम इस लीज को इन्वायरमेंट क्लियरेंस जारी करने की जो प्रक्रिया उसको शुरू कर देंगे। उनके रिपोर्टेड एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, और जो मेरे पक्ष में मैंने जो दस्तावेज पेश किए थे उससे सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय दे दिया और उनके सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए, राज्य सरकार और राज्य स्तर पर्यावरण समिति के। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक और प्राथमिकता दी कि मैंने कहा साहब मेरा 14 साल पीछे चला गया मैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो पुरानी एप्लीकेशन है वही काम करेगी और आपको प्रायोरिटी मिलेगी, नए सिरे से दोबारा नहीं लगानी पड़ेगी। 10 जनवरी के आदेश के बाद मैंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया। उसके बाद में जन सुनवाई हुई, जो आज दैनिक भास्कर में भी छपा है। उसमें ये कहा गया कि मैंने कायदे कानून, जन सुनवाई का जो कायदे कानून होते हैं उसके अनुसार मैंने सब 2 अखबारों में दी, जो उसमें है कि जो राज्य स्तरीय और जो लोकल में प्रकाशित होते हैं जिनका वो है
पब्लिकेशन जो यहाँ पे कॉपी पड़ती है उसमें आपको 2 को छापना है। मैंने 2 अखबारों में उनको अखबारों में दी और साथ में मैंने मुनादी भी करवाई। मुनादी जो टेम्पो लगा के, बैनर लगा के और माइक पे, और उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने घर घर मोहल्ले के सामने जाके भी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसके अंदर वही सारी है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन जो लोग ये मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया, ये गलत है। जो कानून में जो प्रक्रिया थी, आज भास्कर ने लिखा कि 1.5 किलोमीटर दूर, ये गलत लिखा। 500 मीटर में कोई भी सरकारी बिल्डिंग में जन सुनवाई की जा सकती है और उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता। जन सुनवाई के दौरान सारे खर्चे लीज मालिक को वहन करने पड़ते हैं। मैंने ही दोनों अखबारों में मैंने दी थी, वहाँ पे जो भी व्यवस्था थी सिर्फ सरकार खाली कंट्रोल करती है कि कहीं लीज मालिक एक तरफा कुछ तो नहीं कर रहा, और एक ना होके उसमें 4 डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं। लीज मालिक अपना पक्ष रखने के लिए अपने आदमी लाता है और लीज मालिक के खिलाफ इस प्रोजेक्ट के कोई किसी पीड़ित है या किसी को और कुछ है, वो अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं। मेरा काम सिर्फ सूचना देने का था और मैंने बराबर सूचना दी। जहाँ पे भी वो किसी भाई को ये डाउट है तो मैंने कोऑर्डिनेट के साथ में जीपीएस कोऑर्डिनेट के कैमरे से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आज भी मेरे पास में सुरक्षित है। वहाँ का लोकल पार्षद भी आया जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने एक तरफा कार्रवाई की, वहाँ पे लोकल पार्षद भी था। वहाँ के आदमी जिनका इन्होंने वो नहीं दिया अपना स्टेटमेंट, जो और थे वहाँ के लोकल, वो स्टेटमेंट दैनिक भास्कर ने अपनी खबर से हटा दिया, जबकि उसको दोनों पक्ष का रखना था। मैं वहाँ पे खनन कार्य जो अभी स्टार्ट हुआ था 23 अगस्त को सारी प्रक्रिया पूरी करके मैंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस जारी होने के बाद में जो खाद्य सुरक्षा निदेशालय होता है और जो भी आवश्यक परमिशन होती है वो सारी लेके मैंने 23 अगस्त को खनन कार्य पुनः शुरू किया। 23 अगस्त से मैंने 23/11 जब तक के उपचुनाव थे तब तक मैंने ना तो ब्लास्टिंग की, सिर्फ डीप वो मशीनों से, और उससे मैंने माल उठाने का और ऊपर के फेस साफ करने का कार्य किया। 25/11 को केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो प्रधानमंत्री जिसका चेयरमैन होता है उसके वैज्ञानिक आए, उन्होंने 25 से लेकर 27 तक 7 डीप होल ट्रायल ब्लास्ट, जिसको ये कहते हैं कि ब्लास्टिंग की शॉर्ट होल है, परमिशन की जरूरत नहीं होती। डीप होल ट्रायल ब्लास्ट की परमिशन मेरे द्वारा उस एजेंसी को हायर किया गया और उससे ट्रायल ब्लास्ट के लिए मैंने 31 मार्च तक उनको यहाँ पे स्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट किया उनसे और उन्होंने डीप होल ट्रायल ब्लास्ट किया, जिसकी रिपोर्ट भी मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करूँगा। उसमें उस रिपोर्ट के अनुसार मेरे डीप होल ट्रायल ब्लास्ट से किसी को जान माल का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। किसी को वो इस बात के लिए गारंटी देंगे कि भाई ये अगर ये पैटर्न अपनाया जाता है तो किसी को किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो सकता। उसी दरमियान में जब ये चल रहा था तो राजेंद्र जी हुड्डा उदयपुर वाटे से यहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट ये था, वो हुड्डा क्षेत्र से थे, उनकी रॉयल्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ लीजें हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने ये काना बाढ़ का जब मेरा प्रकरण जब चालू हो गया तो और साथ में मुस्लिम वोटों को उन्होंने अपने पक्ष में करने के लिए उनको अनर्गल वो आश्वासन दिए और 6 दिसंबर को उन्होंने कानून हाथ में लिया। अगर मेरे से कोई शिकायत थी वो धरना प्रदर्शन बाहर सरकारी जमीन पे कहीं भी करो, मेरे कब्जे शुदा जमीन के अंदर उनका धरना प्रदर्शन करना, कानून को हाथ में लेना, मेरी मशीनों को एक साथ तोड़ फोड़ करना, उनके सबके वीडियो कैमरा है जो उन्होंने मेरे से रंगदारी मांगी, जो मेरे से मंथली मांगी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में और उसकी भी मैंने जो कानून में मैं पूरी चीज़ यहाँ पे नहीं खोल सकता, लेकिन वो मैंने प्रशासन को और पुलिस को सारा वो हैंड ओवर कर दिए। अब उसमें कार्रवाई सरकार क्या करती है, कैसे करती है, क्योंकि प्रभावी आदमी है, 2 बार मंत्री रहा हुआ है, तो अब सरकार को अब उस पर एक्शन लेने में कितना जोर रहेगा मुझे नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसका एविडेंस वीडियो कैमरे में है। मैंने 5 तारीख को वीडियो कैमरा चालू किए थे, 6 तारीख को वो आ गए, तो जो भी है सारा सबूत वीडियो कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड है। मेरी जो कोई मुंह वाली बात है वो हो सकता गलत हो, लेकिन जो कैमरे बोलेंगे उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। जो चाहे चोरी का आरोप है वो 36 लाख का बढ़ाते, तो मैं कोई फर्जी मुकदमा नहीं बढ़ाया। मैंने जो जेन्युइन काम हुआ जो कैमरे के अंदर बोल रहा है उन्हीं को नामजद मुलजिम बनाया। उसमें मुलजिम तो बहुत सारे थे लेकिन मैं लोगों के नाम नहीं जानता।
अब कानून के हिसाब से जैसे जो प्रक्रिया होगी उसको मुझे पालना करनी पड़ेगी, और जो अगर मुझे लगेगा कानून मेरा सहयोग नहीं कर रहा तो जो मेरे पास विकल्प होगा उसके साथ आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लूँगा, कानून के साथ में चलूँगा। सवाल इस लीज को ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। आप ये कहते हैं कि ये लीज शहर के बीच में लीज चल रही है, मैं कह रहा हूँ लीज के बीच में शहर आ गया। मेरी लीज 1968 में बनी थी, तब कोई शहर नहीं था यहाँ पे। अब जब इनको ये पता है लीज है तो इसमें अवैध अतिक्रमण करके क्यों बसे हैं, और अगर बस गए तो अब ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनको बाहर विस्थापित करें। ये लीज मैं रहूँ ना रहूँ, ये लीज में सरकार का लाखों करोड़ का राजस्व है और लाखों आदमियों का रोजगार है। आज मेरे को 63 लाख टन सालाना प्रोडक्शन की अनुमति इन्वायरमेंट क्लियरेंस डिपार्टमेंट ने दी है। उसके साथ अगर आप रॉयल्टी का कैलकुलेशन करते हैं 22 साल में लाखों करोड़ रॉयल्टी के, और अगर आप आज ऑप्शन होते हैं खनिज जो पट्टों के 20-20 करोड़ में एक लीज जारी है, तो ये 250 एकड़ जमीन है गैर मुमकिन पहाड़ी है, तो 3000 करोड़ की तो ये जमीन ऑप्शन में आ जाएगी सरकार की। मेरा तो रहूँ ना रहूँ, मैं मुझे कोई पता नहीं कितने दिन रहूँगा। मैं तो 14 साल बंद को भी झेला इसको, आगे भी मेरे को ये भरोसा नहीं कब कितने दिन का मैं हूँ। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा मेरी लीज अगर सरकार को या जनता को लगता है कि मेरी लीज गलत है, मैं लीज छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले अवैध अतिक्रमण सरकार को यहाँ से सारा हटाना पड़ेगा। अगर सरकार सभी जो अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाती है तो उसके लिए मैं भी, अगर सरकार और जनता को ये लगे कि मेरी लीज छोड़ने से जनता का भला होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे को हटाने से पहले बुलडोजर वहां चलना चाहिए जिन्होंने अतिक्रमण अवैध कर रखा है, और अगर मैंने कर रखा है तो सबसे पहले मेरे पे बुलडोजर चलाया जाए। सरकार मैं यहाँ पे मैंने लगभग 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रखा है, जो सरकार को राजस्व भी देगा, रोजगार भी देगा। और ये मिनरल है, खनिज संपदा मेरे पैतृक नहीं है ना मेरी व्यक्तिगत है, ये राज्य सरकार की है, इसमें सबका हक होता है। आज इस खनिज संपदा को कुछ गिने चुने लोगों की वजह से और उसका दोहन बंद कर दिया गया, तो देश का विकास में जो जरूरत थी इस पत्थर की, ये पत्थर की उम्र है 900 साल, जो आप किसी भी पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है। इस पत्थर को सारे गरीबों के घर में लगना चाहिए। आज पत्थर आप देखेंगे चनाना का और इधर का लोकल जो कच्ची पहाड़ियाँ, उनका पत्थर लगेगा, उनकी उम्र क्या होगी, वो 30 साल में खराब हो जाएगी, मटेरियल ही नहीं रहेगा उनका। तो खाली इसलिए नहीं कि श्याम सिंह का इसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, इसमें जनता का भी इंटरेस्ट है। आज 70 साल हो गया, 78 साल झुंझुनू जिले में एक इंडस्ट्री किसी भी पार्टी के नेता ने लगाई हो तो बता दें, एक भी। मैं सभी पार्टियों के नेताओं से ये अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि जिले के विकास के लिए आज सीकर कहाँ से काम रोजगार, हम लोग कहाँ से काम। इंडस्ट्री लगने से पहले उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और जो चला के, और इनको अगर कोई इंडस्ट्री एक आदि कोई है जैसे माइनिंग की इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट करने के बजाय ये लोग उसका हरासमेंट करते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है नेताओं से भी, सरकार से भी, कि जिले में कम से कम एक इंडस्ट्री है उसको तो सिक्योरिटी प्रदान करें। आज अगर मैं 250 करोड़ रुपए लगा के और अगर मेरा खनन कार्य बंद होता है, मैं कहाँ से चुकाऊंगा? लोग कहते हैं दिवालिया भी हो सकता है। जब मैंने जो प्लान की, सरकार ने परमिशन दी है, वही अगर सरकार मेरे को सुरक्षा नहीं देगी तो मैं आगे खनन कार्य कैसे कर पाऊंगा? कहाँ से मैं पैसे चुका पाऊंगा? सारी योजना के अनुसार तो कार्य होता है। भाई ये मैंने लीज आवंटित कराई, इसमें ये परमिशन लेंगे, उसके बाद जब मैंने सारे सरकार के, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के कायदे कानून पूरे कर लिए, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि मुझे गुंडा और असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करें। आज मुझे मजबूरन मेरी लीज वापस इन्होंने, खनिज अभियंता ने 6/12 को भीड़ के दबाव में आकर, और कुछ प्रभावशाली मंत्री बोल दो जो भूतपूर्व मंत्री है, उसने अराजकता फैलाकर और बिना मेरी कोई गलती और मेरे को रूम 90 में बंद कर दिया, जो सरासर अनुचित है। मैंने कोई भी ऐसा जान माल का नुकसान आज तक मेरे रहा हूँ जब तक मैंने किसी के नखून के चोट नहीं आने दिया, और आगे भी आए तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। कोई ये कहता है मेरे भाई दरार आ गई, उसके लिए मेरा ये कहना है अगर दरार आई तो मैं उसका मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा जो कि ये दरार श्याम सिंह के ब्लास्टिंग से या श्याम सिंह के खनन कार्य से आ गई। अब अगर ब्लास्टिंग के बिना भी अगर दरार आती है, आपके क्वालिटी का, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसका निर्धारण मैं नहीं कर पाऊंगा, उसकी तो सरकारी एजेंसी है, उनको बुलाओ। और अगर मेरी कोई गलती है मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा खनन कार्य मेरे घर में घुस के मेरे को मारेंगे, मेरी तोड़फोड़ करेंगे, मेरे घर में बैठे और वो उनका कहाँ चलेगा? तो फिर यहाँ पे कानून का राज थोड़ी है, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई।
अब हम तो ये व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए हैं, हम कोई लड़ाई थोड़ी करने आए हैं। हमें तो किसी से कोई ना सरकार से ना व्यक्तिगत रूप से जनता से किसी से जो मेरे पास में बैठे हैं उनसे भी दिक्कत नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ जियो जीने दो। जब मैं आपको अवैध बैठे हूँ फिर भी मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो आपको अगर इस खनन कार्य से तकलीफ है तो आप क्यों बसे इसके अंदर अवैध रूप से अतिक्रमण करके? आप अपने दूसरी जगह पे और जगह बढ़े वहाँ पर। इस चीज को देखते हुए सभी लोगों को मेरा ये कहना है, आप लोगों को इस खनन कार्य को चले ना चले ये तो सरकार का नियंत्रण है, वो चाहेगी जैसे होगा। राम और राज हो सिंपल तो है, लेकिन मेरी आवाज़ जरूर जनता तक पहुंचनी चाहिए कि क्या खाली 100 हेक्टर जमीन खाली एक ही व्यक्तिगत विशेष समुदाय का यहाँ क्या उसमें सबका है? अवैध कब्जा करना तो सबको बराबर बांट के दो। खाली एक आदमी ने अवैध कब्जा किया, उसमें अगर अवैध कब्जा है तो या तो सबको बराबर जिले में दो। हम अगर मेरी लीज भी बंद करनी है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे कोई बच्चे भूखे मरने वाले नहीं है, मेरे परिवार में मैं सक्षम हूँ और मैं 2 रुपये और भी खर्च कर सकता हूँ इसके डेवलपमेंट में भी। अभी भी मैंने इनके मोहल्ले वालों के लिए मैंने एक शानदार गार्डन बनाया झुंझुनू जिले में सबसे बढ़िया, मार्च में एकदम डेवलप हो जाएगा। मैंने इन लोगों को आज कहा था कि मेरी CSR में कंपनी का दायित्व बढ़ता है, मैं आपको ऐसी चीज़ बना के दे रहा हूँ। आपको बहन बेटी की शादी करनी है उसमें भी आप काम में लो, 1 रुपये लूँगा और खाना कंपनी की तरफ से फ्री होगा हर बहन बेटी जो शादी वहाँ करेगा। अब इससे ज़्यादा उन्होंने बोला हमारे पास टॉयलेट नहीं है, कुछ आएगा मेरे पास शिकायत नहीं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सुलभ शौचालय के हिसाब से मैं आपको जगह सरकार से ले लो, मेरी लीज क्षेत्र से बात मैं वो भी बना के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लीज क्षेत्र में अवैध ट्रेस पास मत करो। लेकिन उनको मतलब इस चीज़ से नहीं है, उनको मतलब है ये खनन कार्य बंद हो जाए तो जैसे पहाड़ के आप लोकल आदमी सब जानते हैं, पहाड़ के चारों तरफ आबादी बसी हुई है, ऊपर तक चढ़ी हुई है। आप देखेंगे तो बादलगढ़ के ऊपर तक लोगों ने मकान बना रखे हैं और वही लोग कंप्लेंट कर रहे हैं ताकि वो अंदर एक ईदगाह के नाम पे ये लोग चाहते थे कि जो खोरा मोहल्ला वाले और ये चिदा वाले और ये ईदगाह बनाने दो। अब वो लीज में मेरे लीज क्षेत्र में मैं तो ईदगाह बनाने दे सकता ना, मैं अनुमति दे सकता, वो तो सरकारी जमीन है, मैं तो खुद ही किराएदार। कब सरकार मेरा लीज कैंसिल कर देगी तो मेरे को तो घर जाना है। पर अब वो उसमें अवैध कब्जा करने का रीजन ये कि जैसे बाहर कब्जा हो वहाँ भी सारा कब्जा हो जाएगा। तो ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की